बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फिजिक्स के पास पेपर को डील करने जा रहे हैं। तो अगर हम प्रीवियस पेपर की बात की जाए तो प्रीवियस पार्ट के अंदर हमने इंग्लिश क्वेश्चन कवर किया था इसी पेपर के। आज की इस वीडियो के अंदर हम फिजिक्स क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं। बेसिकली अगर हम फिजिक्स क्वेश्चन की बात करें तो फिजिक्स क्वेश्चन के अंदर टोटल हमारे पास 60 एमसीक्यूज है, जिनमें से 20 एमसीक्यूज इंग्लिश के क्वेश्चन के थे, 60 फिजिक्स के, और जो रिमेनिंग रहेंगे वो बेसिकली जो है वो हमारे पास आते हैं बी एड के जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके रिलेटेड सब्जेक्ट के पेपर आते हैं जिसको बोलते हैं प्रोफेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम एमसीक्यू नंबर 1 की तरफ आ जाए जो फिजिक्स की बुक में से लिया गया, तो इनमें लिखा हुआ कि इन क्लासिक मैकेनिक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल प्रिंसिपल, यानी क्लासिकल मैकेनिक में कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं होता। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्लासिकल मैकेनिक में इन्वॉल्व होता है, तो ये राइट और रॉन्ग ऑप्शन है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी इन्वॉल्व होता है, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। तो जिसका राइट ऑप्शन बनता है वो प्लैंक लॉ। व्हाट इज प्लैंक लॉ? प्लैंक कांस्टेंट हमने पढ़ा था, E इज इक्वल टू एच एफ, जिसमें से बेसिकली एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज यहाँ पे आपको लग रहा होगा मिसिंग है, तो बेसिकली हमने अपने चैनल पे एक पहले भी वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर हमारे पास मिसिंग एमसीक्यूज आ रहे हैं। जैसे 21 के बाद हमारे पास 27 आ गए, तो 6 एमसीक्यूज हमने उस वीडियो के अंदर कवर किए हुए हैं। तो अगर एमसीक्यू नंबर 26 की तरफ आए तो इसमें लिखा हुआ है कि इन एटमोस्फेयर मच ऑफ ओजोन कंटेंट डैश, यानी एटमोस्फेयर के अंदर सबसे ज़्यादा ओजोन किस लेयर के अंदर है। हमारे पास टोटल 4 लेयर होती हैं, तो नीचे ऑप्शन गिवन है मीसो, ट्रोपो, स्ट्रेटो एंड लास्ट वन नन ऑफ दिस। तो बेसिकली जो जिस लेयर में हम ले रहे हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में सबसे ज़्यादा ओजोन प्रेजेंट होता है। तो इन एटमोस्फेयर मच ऑफ ओजोन इज कंटेन इन स्ट्रेटोस्फेयर, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगर हम मूव करें नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, तो लिखा हुआ है कि द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज एक्टिवेटेड बाय एन एक्सेस ऑफ डैश, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या चीज़ एक्सेस में होती है। आप ग्रीन हाउस इफेक्ट में बेसिकली प्लांट की ग्रोथ कर रहे होते हैं, तो प्लांट को अपनी रेस्पिरेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या चीज़ एक्सेस में होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर लिखा हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रेडियोएक्टिव डिके, यानी इनमें से कौन सा रेडियोएक्टिव डिके नहीं है। तो बेसिकली आप लोगों को पता होना चाहिए कि अल्फा, बीटा एंड गेमा दे आर ऑल रेडियोएक्टिव डिके, बट डेल्टा डिके इज नॉट अ टाइप ऑफ रेडियोएक्टिव डिके। द राइट ऑप्शन ऑफ एमसीक्यू नंबर 29 इज ऑप्शन नंबर सी, डेल्टा डिके। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसका लिखा हुआ है द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस इज एसोसिएटेड विद डैश, यानी इंटरफेरेंस में कौन सा फिनोमेना होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है कि वेव नेचर ऑफ मैटर, यानी कि हम इंटरफेरेंस के अंदर नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर मूव करें नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज फरमाइन। ठीक है, फरमाइन में से कौन सा पार्टिकल है, आइदर फोटॉन है, वेब बोसन है, या न्यूट्रॉनो है, या नॉन ऑफ दिस। तो जिसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, वेब बोसन। ठीक है, डब्ल्यू बोसन। उसके बाद द फिनोमेना ऑफ रेडियोएक्टिव वाज डिस्कवर्ड बाय डैश, यानी फिनोमेना ऑफ रेडियोएक्टिव को किसने डिस्कवर किया था। तो फिनोमेना ऑफ रेडियोएक्टिव को डिस्कवर किया था मैरी क्यूरी ने। ठीक है, तो इसमें कोई भी राइट ऑप्शन नहीं है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इज राइट, मैरी क्यूरी। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो अगर हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करें तो उसके अंदर लिखा हुआ हमारे पास कि द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू अ गैस विदाउट पासिंग थ्रू अ लिक्विड इज कॉल्ड डैश। ठीक है, यानी ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर हम सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम सॉलिड को डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं बेसिकली सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस। उसके बाद द एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम आर क्वांटाइज मीनिंग। ठीक है, अब एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम और क्वांटाइज का मतलब क्या है। तो जिसका राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर सी के द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन ओनली हैव सर्टेन वैल्यू, यानी हर एनर्जी मतलब कि जो भी इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी के लेवल है उसकी एक सर्टेन वैल्यू होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। द प्रोसेस बाय विच न्यूक्लियस स्पॉन्टेनियसली इमिट रेडिएशन, यानी जिस प्रोसेस के अंदर न्यूक्लियस जो है वो रेडिएशन को इमिट करे उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो जिसका राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर सी, रेडियोएक्टिव डिके। ठीक है, बाकी जो है फ्यूजन एक में तोड़ते हैं एक में जोड़ते हैं, फ्यूजन के अंदर हम ब्रेक करते हैं, फ्यूजन के अंदर हम उसको मिलाते हैं। ठीक है, उसको हम फर्दर मूव करेंगे विच इज ब्रेवर लेटिक ऑफ अ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, इनमें से कौन से ब्रेवर लेटिक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं कि द एनर्जी बैंड दैट इज कम्प्लीटली फिल्ड विद एन इलेक्ट्रॉन एंड एब्सोल्यूट जीरो, यानी ऐसा कौन सा बैंड होता है जो कम्प्लीटली फिल्ड होता है एनर्जी से। तो वो हमारे पास बेसिकली इसका राइट ऑप्शन बनता है कि कंडक्शन बैंड इज जो है वो कम्प्लीटली बैंड होता है, नीचे कंडक्शन बैंड होता है, ऊपर वैलेंस बैंड होता है। आपने पढ़ा होगा बैंड एनर्जी गैप में। ठीक है, तो कंडक्शन बैंड जब कम्प्लीटली फिल्ड होता है फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके वैलेंस बॉन्ड में जाते हैं। ठीक है, उसके बाद द फिनोमेना ऑफ सुपर कंडक्टिविटी इज ऑब्जर्व्ड इन अ मटेरियल एट डैश। तो इसका जो राइट ऑप्शन है कि सुपर कंडक्टिविटी कोई मटेरियल कब होता है, जब वो लो टेम्परेचर पे होता है, वेरी लो टेम्परेचर। तो 38 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर
बी, उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मैग्नेटिक ऑर्डर, यानी इनमें से कौन सा मैग्नेटिक ऑर्डर का नहीं ये टाइप है। ठीक है, तो हमारे पास लिखा हुआ है फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक या डाईमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो जिसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 39 एमसीक्यूज का वो ऑप्शन नंबर सी, डाईमैग्नेटिज्म इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैग्नेटिक ऑर्डर। ठीक है, फिर हम फर्दर मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 40 की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यानी इनमें से कौन सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर की टाइप नहीं है। तो जो इसका राइट ऑप्शन है एलोट्रॉप्स आर नॉट अ टाइप ऑफ अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर एमसीक्यू नंबर 41 की तरफ आ जाते हैं, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विदाउट फ्रैक्चरिंग इज कॉल्ड डैश, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी या डक्टिलिटी या नन ऑफ दिस। तो जिसका राइट ऑप्शन बनता है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, डक्टिलिटी। ठीक है, फिर हम फर्दर मूव करते हैं, द प्रोसेस ऑफ मटेरियल टू ऑब्जर्व एनर्जी विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड डैश, यानी ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है जो एनर्जी को ऑब्जर्व करता है विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन कंप्लीटली उसको कन्वर्ट किए बगैर। तो हमारे पास जिसका राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर सी, टफनेस। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 43 की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में से कौन सा मटेरियल जो है वो डाइलेक्ट्रिक नहीं है। तो जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, फेरो इलेक्ट्रिक इज नॉट अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। फिर एमसीक्यू नंबर 44 पे आ जाए, व्हाट इज एसएलआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो एसएलआई यूनिट होता है वो क्या होता है। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू डैश। गॉसेस लॉ क्या होता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय परमिटिविटी। ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए कि टोटल चार्ज इनक्लोज बाय सरफेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो जिसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कंडक्टर, यानी कंडक्टर के मुताबिक क्या चीज़ ठीक है। तो कंडक्टर क्या होता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ जो करंट को पास करती है उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जो कुछ देर के लिए पास करती है और कुछ देर के लिए ब्लॉक करती है उसको हम सेमी कंडक्टर बोलते हैं, और जो कंप्लीटली ब्लॉक करती है उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। तो बेसिकली जो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, दे अलाउ इलेक्ट्रिक चार्ज टू मूव फ्रीली थ्रू देम। ठीक है, बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है कि वर्क डन बाय ब्रिंगिंग पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जिसका राइट ऑप्शन लिखा हुआ ऑप्शन नंबर ए, द टोटल वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। उसके बाद लिखा हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी नहीं है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की सेकंड ईयर के अंदर भी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी और फर्दर हम बीएस लेवल में पढ़ते हैं। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो बेसिकली तो प्रॉपर्टी है, तो इसमें जो प्रॉपर्टी नहीं है वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी पैरेलल नहीं होती। अगर आपको डायग्राम बेसिकली बना के दिखाऊं तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे पास ही होती हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिजिनेट हो रही होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में पैरेलल नहीं है। पैरेलल क्या होती है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 0 डिग्री का बन रहा हो, तो हम बोलते हैं ये पैरेलल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर बी पैरेलल। तो जिसका राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर सी, दे आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। फिर लिखा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन स्पेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालनी है तो हमारे पास E इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू होता है। जब हम इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी की मैं बात करूँ। ठीक है, उसके बाद अगर हम सीक्वेंस नंबर 51 की तरफ आ जाए, उसके अंदर लिखा हुआ है कि विच व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस सिमल्टेनियसली इमिट अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल कौन से डीके में निकलती है, अल्फा डीके में। बीटा पार्टिकल में जो है वो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिसका राइट ऑप्शन है अल्फा पार्टिकल में अल्फा डीके निकलती है। ठीक है, उसके बाद विच इज द प्रोसेस बाय विच रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस स्पॉन्टेनियसली इमिट गेमा रे। तो जिसका राइट ऑप्शन बन रहा होगा आप सबको पता चल गया होगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, गेमा डीके। ठीक है, और बीटा डीके में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं। अल्फा डीके में अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, बीटा डीके में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और गेमा डीके में गेमा रे निकल रही होती हैं। फिर व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो ज़्यादातर जो एमसीक्यूज मुझे लग रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे एमसीक्यूज ज़्यादातर सेकंड ईयर की बुक में पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने सेकंड ईयर की बुक एक बार रिवाइज करना है। मुझे इसी से पता है क्योंकि मैं सेकंड ईयर की बुक 3-4 दफा पढ़ा चुका हूँ, तो सारे एमसीक्यूज उसमें कवर हो रहे हैं। ठीक है, उसमें लिखा हुआ कि व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस।
ठीक है। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं? तो जिसका राइट ऑप्शन बनता है 53 एमसीक्यूज का, वो ऑप्शन नंबर ए बनता है कि द टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर टू डिके, यानी हाफ क्या कहते हैं कि जब हाफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर डिके हो जाते हैं, ठीक है। तो जिसका राइट ऑप्शन नंबर ए। फिर हम फर्दर मूव करेंगे नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज एंटी पार्टिकल इन इलेक्ट्रॉन। तो किस पार्टिकल को एंटी पार्टिकल बोला जाता है? तो जिसका राइट ऑप्शन नंबर सी, पॉजिट्रॉन इज अ एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि व्हाट इज अ प्रोसेस व्हेन टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म हैवी न्यूक्लियाई, यानी कि जब छोटे छोटे न्यूक्लियाई कंबाइन करके एक हैवी न्यूक्लियर बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तो बेसिकली यहाँ पे आपने एक ग्लास को और करना है, ठीक है। अगर फ्यूजन होगा, फ्यूजन का मतलब ब्रेक करना है, लेकिन यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने वाला कौन सा रिएक्शन होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन का, ठीक है। तो उनमें बच्चों में बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो फ्यूजन का मतलब होता है ब्रेक करना और फ्यूजन का मतलब होता है जोड़ना। तो जिसका राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियर फ्यूजन, क्योंकि हम कंबाइन कर रहे हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि व्हाट इज द मास ऑफ एन एटम, ठीक है। मास मतलब कि एटम का मास कितना होता है? एटम के मास में क्या क्या चीज़ें होती हैं? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन अ न्यूक्लियस, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस, नन ऑफ दीज। तो जिसका राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर ए कि किसी भी एटम के अंदर हम देखते हैं प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को, ठीक है, कि न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन हम वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। फिर व्हाट इज द फंडामेंटल इक्वेशन दैट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। तो बेसिकली ऐसा कौन सा फार्मूला होता है जो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज भी आ रहा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रही है एंड इलेक्ट्रिक फोर्स भी आ रही है? तो कूलम लॉ का फार्मूला होता है जिसके हम पढ़ते हैं कि E इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू। तो बेसिकली अगर बात करें E के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए तो मैं यहाँ पे फार्मूला लेके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे फार्मूला लिख रहा हूँ कि E इज इक्वल टू, E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू। ये फार्मूला था जिसकी मदद से हम इसका रिलेशनशिप फाइंड करें। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा होता है कि हमने रिलेशनशिप फाइंड करना है इलेक्ट्रिक चार्ज का, इलेक्ट्रिक फील्ड का एंड इलेक्ट्रिक फोर्स का। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रहा है, कूलम फोर्स भी आ रही है एंड इलेक्ट्रिक चार्ज भी आ रहा है। तो बेसिकली किस चीज़ का फार्मूला है? तो बेसिकली हम फार्मूला ड्राइव करते हैं यूजिंग कूलम लॉ। तो जिसका राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर ए, कूलम लॉ, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। फिर हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसके अंदर लिखा है द पावर डेसिपेटेड बाय रेजिस्टर इज गिवन बाय। तो जो पावर डेसिपेट होती है एक रेजिस्टर से, ठीक है, वो हमारे पास क्या होती है? P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो हमारे पास ये सारे के सारे पावर का फॉर्मूला, ये भी पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू आई वी, फिर P इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आई। लेकिन हम जब रेजिस्टर के क्रॉस फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। लेट्स सपोज कोई भी सर्किट है मेरे पास, उसके क्रॉस रेजिस्टर के क्रॉस हम पावर फाइंड करें। अगर वोल्टेज के क्रॉस फाइंड करे होती है और रेजिस्टर के क्रॉस P इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, तो चीज़ आपने पढ़ी होगी। तो बेसिकली जिसका राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर सी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, यानी हमारे पास कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है? तो बेसिकली इसका जो राइट ऑप्शन है कि आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ये एमसीक्यूज बहुत बार पूछे जाते हैं कि कौन सा ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। जिस चीज़ की वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। अगर मैं इसके एमसीक्यूज को कहता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी, तो तब भी यही एमसीक्यूज था, क्योंकि वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आपस में इनवर्स रिलेशन करती हैं। तो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो वेव की होती है। तो अगर मैं रीअरेंज करके आपको सबकी बताऊं तो हमारे पास जो सबसे टॉप पे होती है, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, वो रेडियो की होती है। उसके बाद हमारे पास आती है माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड वेव, विजिबल लाइट वेव, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्स रेज एंड गेमा रेज। तो जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो गेमा रे की होगी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव की होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव की और सबसे कम वेवलेंथ वो किसकी होगी? गेमा रे की। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये ऑर्डर आपने ज़हन में रख लेना है। क्या क्या बताया आपको? सबसे पहले आता है रेडियो वेव, ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है माइक्रोवेव, उसके बाद हमारे पास आता है इंफ्रारेड वेव, फिर विजिबल रे, फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, फिर हमारे पास आती हैं एक्स रेज, फिर लास्ट में गेमा रेज, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज अ यूनिट, तो इसका राइट ऑप्शन मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, इसका राइट ऑप्शन था ए। फिर व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इस एमसीक्यू में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट हमारे पास क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का हमारे पास यूनिट होता है टेस्ला। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। एक वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होता है? टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का बी होता है, ठीक है, जिसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद अगर फर्दर मूव करें तो व्हाट
इज अ फिनोमिना बाय विच अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन क्लोज लूप ऑफ वायर। यानी ऐसा कौन सा सर्किट होता है जिसके अंदर बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करती है, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को। तो बेसिकली हमने सिर्फ जो है वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा है ईएमएफ के टॉपिक के अंदर, तो जिसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। उसके बाद अगर एम्पेयर लॉ की बात की जाए उसके अंदर भी नहीं आता। कूलम लॉ के अंदर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड यूज ही नहीं होती, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो जिसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो एमसीक्यूज करने का एक तरीका होता है कि आप एलिमिनेशन मेथड भी कर लें, जैसे कूलम लॉ में तो होता ही नहीं है, एम्पेयर लॉ का फॉर्मूला अपने ज़हन में रखें तो उसमें भी नहीं आएगा लास्ट में, क्योंकि एम्पेयर लॉ के अंदर हमारे पास ईएमएफ तो आ ही नहीं होता, और लास्ट में हमारे पास फैराडे लॉ बचता है, ठीक है। फिर व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। तो जब इसकी बात करें तो हमारे पास जो फार्मूला बनता है वो क्या होता है कि E इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई वी, या V इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई सी। तो हमारे पास V1 का इक्वल पुट करेंगे तो V1 आ जाएगा। यहाँ पे मैं फार्मूला लिख के आपको बता देता हूँ। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि V इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई सी। तो हमें पता है कि V कितना है 1, जब ये 1 पुट करेंगे तो सीधे आ जाएगा, तो C इज इक्वल टू एन आ जाएगा, तो जो इसका राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो जिसका राइट ऑप्शन बनता है वो गेमा रे। मैंने आपको बताया था कि सबसे कम जो वेवलेंथ होती है वो गेमा रे की होती है, और जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है हमारे पास किसकी होती है, वो मैंने बताया था रेडियो वेव की होती है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इसकी होगी और हायर फ्रीक्वेंसी गेमा रे की होगी। फिर लिखा हुआ है कि what is the process by which an atom or molecule observe energy from electromagnetic radiation and they re-emit in specific direction, ठीक है। तो इसका stimulated emission है, spontaneous emission है, observation है, none of these। तो जिसका राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर ए, stimulated emission। उसके बाद इसको हाईलाइट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट एमसीक्यू को रिमूव करते हैं। तो अगर हम एमसीक्यू नंबर 65 की तरफ आ जाएं, what is the mathematical equation that describe the time evolution of a quantum state in quantum, ठीक है। तो जिसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि व्हाट इज अ टर्म फॉर द फिनोमेना बाय व्हिच क्वांटम पार्टिकल कैन बी मल्टीपल स्टेट और पोजीशन सिमुलटेनियसली, ठीक है। तो जिसका राइट ऑप्शन बनता है वो क्या, क्वांटम सुपरपोजिशन। फिर हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, व्हाट इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटम स्टेट इन क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। वेव फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेट वेक्टर, या नन ऑफ दीज। तो जिसका राइट ऑप्शन बनता है वो स्टेट वेक्टर। फिर फिर लिखा हुआ है कि व्हाट इज द फिनोमेना बाय विच टू और मोर क्वांटम पार्टिकल बिकम कनेक्टेड इन सच वे दैट द स्टेट ऑफ वन पार्टिकल इफेक्ट द स्टेट ऑफ अदर। तो बेसिकली क्वांटम इंटेलिजमेंट, क्वांटम सुपरपोजिशन, क्वांटम ट्यूनलिंग, या नॉन ऑफ दीज। तो जिसका राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर ए, क्वांटम इंटेलिजमेंट। उधर मूव करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, a device which when attached to an aircraft make it visible on radar। तो बेसिकली स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी को बोलते हैं कि अगर हम एयरक्राफ्ट के ऊपर ये टेक्नोलॉजी लगा लें तो वो रेडार उसको जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद द लीड बेल मूव मोर स्लोली थ्रू द वाटर देन एयर बिकॉज ऑफ डैश, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि लेड बॉल मूव मोर स्लोली थ्रू वाटर, ठीक है। अब जो लेड बॉल है वो पानी से ज़्यादा जो है वो स्लो मूव करती है, वो किस वजह से मूव करती है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ चीज लेस देन वाटर, डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस देन वाटर, या विस्कोसिटी फोर्स इन वाटर, या नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑफ विस्कोस फोर्स इन वाटर। तो अगर मैं विस्कोसिटी की बात करूँ तो विस्कोसिटी की सिंपल एग्जांपल ये होती है कि अगर हम एक साइड पानी को ले लें, एक साइड शहद को ले लें, तो शहद के अंदर ज़्यादा विस्कोसिटी होती है तो वो जल्दी नहीं गिरता, लेकिन पानी में विस्कोसिटी कम होती है जिससे वो जल्दी गिर जाती है, ठीक है। तो जिसका राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर सी। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने जो है वो एमसीक्यू नंबर 19 से लेके एमसीक्यू नंबर 21 से लेके एमसीक्यू नंबर 70 तक एमसीक्यू कवर किए, जिसके अंदर हमने टोटल 50 एमसीक्यू कवर किया। तो बेसिकली एमसीक्यू तो ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं कर सके, लेकिन अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर होगा, उससे हम डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने एमसीक्यूज कवर किए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एमसीक्यूज के अंदर जो इसका लास्ट क्वेश्चन आता है, जो आपको नजर भी आ रहा होगा प्रोफेशनल का, उसको डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह के बाद।